काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला सुना चुकी है। यह आज की संभवतः सबसे बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई? ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष है? क्या भगवान विश्वनाथ की मंदिर की दीवारों पर खड़ी है ज्ञानवापी मस्जिद? और ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है? इसका पता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लगाने के लिए कह दिया गया है। पुरातत्व विभाग यह काम करेगा कैसे? आज देशहित में आपको बेहद आसान भाषा में हम समझाएंगे। आज आपको देशहित में यह भी बताएंगे कि मुस्लिम पक्ष क्यों सच के सर्वेक्षण का विरोध कर रहा है। और आज हम विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने के वो सबूत भी दिखाएंगे जो आप टीवी पर पहली बार देखेंगे। देशहित में हम आपको यह भी बताएंगे कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद का एक साथ होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि कैसे भारत की सांस्कृतिक पहचान मिटाने और धार्मिक अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी साजिश है। महादेव हम आएंगे, 350 साल का तप, न्याय मिलेगा अब। सच के सर्वेक्षण से बौखलाहट क्यों? ज्ञानवापी के कुएं के नीचे क्या है? अयोध्या मॉडल से महादेव को न्याय। काशी विश्वनाथ परिसर में भगवान विश्वनाथ के साथ ज्ञानवापी मस्जिद 350 साल से एक साथ खड़ी है। एक ही परिसर में मंदिर मस्जिद का एक साथ होना सांप्रदायिक सद्भाव है या भारत हर परंपरा, संस्कृति और आध्यात्म के शक्ति काशी को मिटाने की साजिश? इसका फैसला अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से होगा। पुरातत्व विभाग ज्ञानवापी परिसर का जीपीआर तकनीक और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम के सहारे सर्वेक्षण करेगा। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से बिना खुदाई किए जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां मिल सकेंगी। सर्वे रोज सुबह 9 से 5 बजे तक किया जाएगा। सर्वे की वीडियोग्राफी होगी और पूरी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद यह ऐसा दूसरा केस है जिसमें मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसले के लिए कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। इससे पहले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के जरिए ही यह पता चला था कि राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। और अब क्या इसी तकनीक के जरिए वापी परिसर के नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं? वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले से भगवान विश्वनाथ पक्ष को उम्मीद है कि पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण से ज्ञानवापी सच सामने आएगा और पता चलेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर बना है या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें प्राचीन मंदिर की हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा साक्ष्य है और जैसे राम जन्मभूमि केस में पुरातत्व के सर्वे से जो प्राप्त रिपोर्ट आई उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के केस में फैसला दिया है। और यहाँ पर भी पुरातत्व विभाग का जो वो आख्या आ जाएगी तो स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें अपने आप साक्ष्य से साबित हो जाएंगी। जी मीडिया ने इस ज्ञानवापी में जो बना हुआ भगवान का मंदिर और जिसको तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई है उसके संबंध में जो प्रसारण किया है और इसी को देखते हुए वहाँ का कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया है कि इसको पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका सर्वेक्षण कराया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि ज्ञानवापी परिसर में सत्य का सर्वेक्षण हो। ये पता चले कि विवादित ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार मंदिर की तरह क्यों दिखती है और ज्ञानवापी मस्जिद के तल में
बरसों से ताला क्यों लगा है? मुस्लिम पक्ष कहता है कि कोर्ट का फैसला 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। हाई कोर्ट के पुराने जजमेंट मौजूद है 1947 से पहले के, जिसमें उसको मस्जिद माना जा चुका है, तो फिर उनको क्या अख्तियार है कहने कि साहब इसकी ऐसा ही खुदाई करे या ऐसा ही सर्वे करे? तो बिल्कुल उनका जजमेंट जो है, ये ऑर्डर जो है बिल्कुल गैर कानूनी है। कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोर्ट के ऑर्डर की बनिस्बत अगर सर्वे को सही ईमानदारी के साथ किया जाए और हालात को साजगार रखते हुए किया जाए और फिर किसी नए विवाद को जन्म न दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर कदम होगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। धार्मिक अतिक्रमण का समर्थन करने वाला यह कानून मस्जिद या चर्च बन चुके प्राचीन मंदिरों पर दावा करने से रोकता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाए रखी जाएगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी फैसले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र किया और कहा कि पहले यह जानना होगा कि 1997 के वक्त विवादित हिस्से का धार्मिक स्वरूप क्या था। ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद कई लोग यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि यह 1991 के पूजा अधिनियम स्थल का उल्लंघन है, लेकिन यह मामला पहले भी उठा था। 1998 में वाराणसी की जिला अदालत ने यह फैसला दिया था कि सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक कैरेक्टर क्या था। रिलीजियस कैरेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यह पता लगना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को वहां मंदिर था या मस्जिद थी। इसके बाद ही कोई फैसला सुनाया जा सकता है और इस आधार पर यह तय होगा कि यह 1991 के कानून का उल्लंघन है या नहीं। इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया है एएसआई को पता करने के लिए कि धार्मिक स्वरूप ज्ञानवापी परिसर का क्या है। इसके अलावा विवादित ज्ञानवापी ढांचे का समर्थन करने वालों के पास इस बात का जवाब भी नहीं है कि मस्जिद की एक दीवार मंदिर जैसी क्यों दिखती है। ज्ञानवापी परिसर के प्राचीन नक्शे में जहां मंदिर था, उसी जगह पर मस्जिद कैसे खड़ी हो गई? और औरंगजेब के उस पत्र पर चुप्पी क्यों है जिसमें उसने खुद काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था? सदियों से इतिहास में छिपाकर रखे गए ये सभी सबूत आप जी न्यूज पर देखने वाले हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया। ये सवाल इसलिए बार बार उठता है कि अगर सच नहीं छुपाना तो फिर खुदाई से क्यों घबराना? भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बार बार यही कहा जाता है ना कि ये सारे सबूत आप भूल जाइए, झुठला दीजिए, तो फिर खुदाई होने दीजिए या फिर सर्वेक्षण होने दीजिए, पता तो लगे कौन सच्चा कौन झूठ बोल रहा है। ज्ञानवापी विवाद पर आज देशहित में हम आपको ऐसे साक्ष्य दिखाने जा रहे हैं जो बताएंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कैसे धार्मिक अतिक्रमण किया गया। जी हां, जी न्यूज ने आपको पहली बार वो आदेश दिखाया था जिसमें औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। अब अगर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद पहले से थी तो फिर औरंगजेब का फरमान क्या है? जी न्यूज ने देश को पहली बार दिखाया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की एक दीवार, पश्चिमी दीवार मंदिर जैसी क्यों दिखती है। भाई अब अगर मस्जिद है तो दीवार मंदिर वाली क्यों? मतलब मंदिर वाली मस्जिद देखी है कहीं? यहां देखी, क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई ना, तो एक दीवार पश्चिमी दीवार मंदिर वाली रह गई। जी न्यूज ने आपको पहली बार दिखाया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के तल में, नीचे के तल में 2 ताले क्यों लगे हुए? क्या राज है? काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका। काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है। काशी भारत की धर्म, परंपरा, आध्यात्म और संस्कृति की शक्तिपीठ है और भारत की इस पहचान को मिटाने की कोशिश हुई 352 साल पहले। जब विध्वंसकारी मानसिकता वाले मुगल औरंगजेब ने प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का आदेश दिया। औरंगजेब ने सन 1669 में मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया था। जी न्यूज के पास औरंगजेब के आदेश का हिंदी अनुवाद है। इसमें लिखा गया है,
औरंगजेब को खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण पाठशालाओं में रद्दी किताबें पढ़ाते हैं। इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। ये सुनने के बाद धर्म संचालक बादशाह ने आदेश जारी किया है कि सूबेदार अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात का भी सख्त आदेश दिया गया है कि वो सभी तरह की मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पाठ और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। इसके बाद औरंगजेब को जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर सन 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। मुगल बादशाहों ने मुख्य रूप से औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की भरपूर प्रयास किया और ज़बरदस्ती हिंदुओं को मार काट करके एक गुंबद खड़ा कर दिया और मस्जिद का ऊपर से स्वरूप दे दिया, जबकि नीचे के सारे प्रमाण हमारे हिंदुओं का है और हमारे मंदिर का है। सतयुग से लेकर अब तक के जो रिकॉर्ड हैं, जो अभिलेख हैं, सारे के सारे अभिलेख मेरे पक्ष में हैं। उन अभिलेखों के आधार पर हम न्यायालय में न्याय हेतु मुकदमा दाखिल किए हुए हैं और विलम्ब हो रहा है, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में है। जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के सटे होने को धार्मिक अतिक्रमण नहीं सांप्रदायिक सौहार्द मानते हैं, उनके लिए जी न्यूज के पास एक और बड़ा सबूत है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा है। ये नक्शा मंदिर तोड़े जाने से 88 साल पहले यानी सन 1585 में बना था। नक्शे के मुताबिक बीच वाले हिस्से में प्राचीन मंदिर का गर्भगृह है और नक्शे के बीचों बीच अब ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवारें खुद धार्मिक अतिक्रमण का सबसे बड़ा सबूत है। ज्ञानवापी मस्जिद की प्राचीन दीवार आज भी मंदिर जैसी दिखती है। ऐसा क्यों है? इसका सही जवाब ज्ञानवापी मस्जिद के किसी पक्षकार के पास नहीं। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहां पर आप वो आकार देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद के द्वार की ओर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्जिद की जगह भगवान विश्वेश्वर का मंदिर था जिसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया था। ये अभी तय होना है, एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। ज्ञानवापी मस्जिद का निचला तल कई दशकों से बंद पड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे ही काशी विश्वनाथ मंदिर का सच दबा हुआ है और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि ये सच ज्ञानवापी मस्जिद के तालों से कभी बाहर है। सन 1809 में बनारस में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। अंग्रेज सरकार ने वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट वॉटसन से दंगों की वजह पूछी तो वॉटसन ने दंगे का मुख्य कारण औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को बताया। वॉटसन ने लिखा कि ज्ञानवापी से मुसलमानों को हटा देना चाहिए। (1937) में वाराणसी जिला अदालत ने फैसले में कहा था कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं। इसी सुनवाई के दौरान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर A.S. आल्टेकर का बयान दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने बताया था कि स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है।
विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। अब देखिए सच क्या है ये तो तभी पता चलेगा कि ज्ञानवापी मंदिर के नीचे क्या है, क्योंकि नीचे सच है। अब कौन सच्चा कौन झूठा ये तब पता चलेगा जब नीचे की सच्चाई पता लगेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या है। मंदिर है नहीं है, मंदिर के अवशेष हैं नहीं है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है नहीं है। फिर सवाल ये कि कौन सी तकनीक है ऐसी जिसके सहारे पुरातत्व विभाग ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे की एक्सरे रिपोर्ट ले लेगा और देश को पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी या नहीं। तो देश में जियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.के. चड्ढा से समझिए कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार कैसे सदियों से जमीन के नीचे दबा सच सामने ला सकता है। ये एक बेसिकली ऐसी टेक्निक है जिसको धरती के नीचे के स्ट्रक्चर्स जो शैलो लेवल में होते हैं, शैलो मतलब ज़्यादा डीप नहीं, इसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, तो उसको पता करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेसिकली रेडियो वेव्स जो होती हैं और जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो रेडियो वेव्स की, वो 1 से 1000 मेगाहर्ट्ज की रेंज में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर देशहित में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर डॉन माफिया को पंजाब की जेल में रहते हुए जो गंभीर बीमारियां हो गई थी ना, वो पंजाब से 17 घंटे में यूपी की बांदा जेल पहुंचते ही ठीक कैसे हो गई। पंजाब में मेडिकल बोर्ड ने बताया था कि मुख्तार को स्लिप डिस्क, हाई बीपी, डायबिटीज, डिप्रेशन जैसी कई बीमारियां हैं। मुख्तार को 3 महीने बेड रेस्ट की सलाह भी दी गई थी और यही कहा जा रहा था कि इसी वजह से वो यूपी नहीं आ पा रहा क्योंकि तबीयत खराब है डॉन की। इसके बाद मुख्तार व्हील चेयर पर भी बैठकर मोहाली कोर्ट पहुंचा था। बीपी था, डायबिटीज थी तो व्हील चेयर पर आ गया मुख्तार। तब बताया गया था कि मुख्तार इतना बीमार है कि वो ठीक से चल भी नहीं सकता है। लेकिन पंजाब से जानते हैं, पंजाब से 17 घंटे के सफर में यूपी पहुंचते मुख्तार की 2 साल पुरानी बीमारियां ठीक हो गई। मुख्तार पैरों पर चलने लगा। आज आप सभी को देश में सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या फर्क है यूपी और पंजाब में कि मुख्तार पंजाब में व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है और यूपी आते ही अपने पैरों पर चलने लगता है। बीमारियां रफू चक्कर कैसे, क्यों, देखिए। 2 साल की बीमारी 17 घंटे में ठीक। यूपी में इलाज, ठीक हुआ मुख्तार। पंजाब में व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट जाने वाला यूपी डॉन यूपी पहुंचते ही अपने पैरों पर खड़ा था। पंजाब में पैरों पर ना चल पाने वाला मुख्तार अंसारी यूपी में पहुंचते ही बिना व्हील चेयर के अपने पैरों पर चल रहा था। मुख्तार का ये वीडियो उस वक्त का है जब उसे पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा था। रास्ते में मुख्तार कानपुर देहात के सट्टी थाने में कुछ देर के लिए रुका था। इस वीडियो में मुख्तार पूरी तरह से फिट दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। 12 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत होती है एम्बुलेंस का गेट खुलने से। गेट खुलते ही सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने माफिया मुख्तार अंसारी दिखता है, जो एक पुलिसकर्मी की मदद से एम्बुलेंस से नीचे उतरता है। दोनों हाथों से अपने कुर्ते को ठीक करता है और बिना किसी की मदद लिए अपने पैरों से थाने की ओर चलते हुए जाता है। इस वीडियो में आपने गौर किया होगा कि मुख्तार ने एम्बुलेंस से उतरने के बाद जब पहला कदम बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे उसके पैर में चोट हो, लेकिन दूसरे कदम के बाद साबित हो गया कि मुख्तार चोट का नाटक कर रहा था। जबकि 31 मार्च को मुख्तार जब व्हील चेयर पर बैठकर मोहाली कोर्ट गया था, तब यह दिखाने की कोशिश हुई थी कि मुख्तार काफी बीमार है और ठीक से चल भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, 31 मार्च के दिन ही कोर्ट से निकलने के बाद जब मुख्तार को एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा था, तब भी वो व्हील चेयर से उठा नहीं। 3 लोगों ने मिलकर उसे व्हील चेयर से उठाकर एम्बुलेंस में बिठाया। मुख्तार अंसारी ने मोहाली कोर्ट में याचिका दी थी कि उसका स्वास्थ्य बेहद खराब है और उसकी जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, लेकिन मोहाली कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी
और यूपी भेजने का आदेश दिया और यूपी जाने से बचने के लिए ही मुख्तार पिछले 2 साल से गंभीर बीमारियों का बहाना बना रहा था। पंजाब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुख्तार को स्लिप डिस्क है, डायबिटीज है, डिप्रेशन है और हाई ब्लड प्रेशर भी है और ऐसी गंभीर बीमारियों को देखते हुए उसे 3 महीने के बेड रेस्ट पर रखा जाना जरूरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पंजाब की जेल में रहते हुए पिछले 2 सालों में जिन गंभीर बीमारियों का जिक्र मुख्तार अंसारी के लिए किया जा रहा था, वो मात्र 17 घंटे में उत्तर प्रदेश पहुंचते ही ठीक कैसे हो गई। क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आया है उसमें ऐसी किसी गंभीर बीमारी का कोई जिक्र नहीं है जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी मुख्तार अंसारी का व्हील चेयर पर बैठना एक ड्रामा था और इसी ड्रामे की स्क्रिप्ट का हिस्सा थी यूपी नंबर की वो एम्बुलेंस जिसमें बैठकर डॉन मोहाली कोर्ट आया था। लेकिन पंजाब से बांदा जेल तक के 17 घंटे के सफर में मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक हो गई। पंजाब में व्हीलचेयर पर बैठने वाला मुख्तार खुद बांदा जेल में पैरों पर चलकर बैरक में गया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। बांदा जेल में मुख्तार पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। मुख्तार को तन्हाई बैरक में रखा गया है। उसे सामान्य कैदी की तरह जमीन पर ही सोना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बांदा जेल में मुख्तार को देर रात तक नींद नहीं आई और वो सुबह 4 बजे ही उठ गया। मुख्तार ने कहा कि उसे भयानक सपने आ रहे हैं। मुख्तार को जेल में भयानक सपने शायद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसे जेल में मिल रही वीवीआईपी सुविधाएं बंद हो चुकी है और उसके खिलाफ चल रहे 18 मर्डर और 53 आपराधिक केसों में इंसाफ फास्ट ट्रैक की राह पर है। लखनऊ में अनुज मिश्रा के साथ विशाल पांडे, ज़ी मीडिया। नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। देश हित में अब कोविड की बात करना बहुत जरूरी है। आज संक्रमण का नया रिकॉर्ड बना है। 1,31,000 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हुए हैं। 700 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कोविड संक्रमण की इसी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए पीएम मोदी ने देश भर में टीकोत्सव शुरू करने की अपील की है। इसमें 11 से 14 अप्रैल तक जोर शोर से वैक्सीनेशन किया जाना है। लेकिन देश भर से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन खत्म होने लगी है। महाराष्ट्र सरकार ने तो आरोप लगा दिया है कि उन्हें कम वैक्सीन दी जा रही है। केंद्र सरकार सफाई भी दे रही है, महाराष्ट्र की नाकामियां भी गिना रही है। ऐसे में देश की जनता को यह जानना जरूरी है कि क्या सचमुच देश में वैक्सीन की कमी है या राजनीतिक शोर मचाया जा रहा है, और अगर कमी है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। इन सभी मुद्दों की पड़ताल हम ग्राउंड पर जाकर करेंगे और फिर इसके पीछे की सियासत का भी भंडाफोड़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, वैक्सीन खत्म या सियासत शुरू। क्या बताया गया यहाँ आने के बाद? वैक्सीन आने के बाद बोले वो खत्म हो गया वैक्सीन। बोल नहीं सकता, कभी आएंगे मालूम नहीं। पता था आज वैक्सीन यहाँ पे खत्म होगी? नहीं, मालूम नहीं था। नहीं मिलेगा तो अभी वापस आना पड़ेगा मुझे। तो अभी यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लगा है। सरकारी अस्पताल में लस नहीं है और प्राइवेट में लस है, ये सरासर गलत है। 10 बजे आया था मैं, तो मुझे 12 बजे आने के लिए बोली, तो मैं आया 12 बजे, तो अभी तक लस नहीं। उन्होंने बोला था कि आज आप आ जाइए, आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगा, और अभी तक हमको एंट्री भी नहीं दिया है अंदर। पिछले 3 दिन से देश में यही शोर है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। केंद्र और महाराष्ट्र के बीच 2 दिनों से बयानों के तीर चल रही हैं, लेकिन अब तो महाराष्ट्र ने ऐलान कर दिया कि वैक्सीन खत्म। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन खत्म हो गया है, वैक्सीन ही नहीं बची है। और आज का अगर मैं आपको अपडेट दूं तो अभी ये मैं खड़ी हूँ बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर, जहाँ पर ये भीड़ आप देख रहे हैं। ये भीड़ क्यों है? क्योंकि अंदर वैक्सीन ही खत्म हो गई है। अगर अपन बात करें, आप कहाँ से आए हैं? आपका फर्स्ट? वर्ली कोलीवाड़ा से सुबह 8 बजे निकले। देखो पहले पोद्दार में गए, उधर नहीं बोला, उधर से टैक्सी करके हम इधर आए। 260 रुपये हमारा टैक्सी का बिल हो गया। अभी देखो इधर आके कोई जवाब नहीं देता है कि कभी मिलेगा क्या क्या। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ लोगों को सही जानकारी तक नहीं दी जा रही है।
अब जरा मुंबई के माहिम इलाके की तस्वीर देखिए। मुंबई के एक वैक्सीन सेंटर पे हूँ, आउट ऑफ स्टॉक इस तरह का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और सुबह उनको बोला गया था कि आप वापस आइए, लेकिन तब तक वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई और उस तरह का बोर्ड लगाया गया। आपने रजिस्ट्रेशन करके यहाँ आई थी, सुबह आपको यहाँ आई थी, आपको क्या बताया गया था? हम लोग ने कल रात को भी रजिस्ट्रेशन किया था, सुबह मेरे मिस्टर आके इंक्वायरी भी करके गए तो उन्होंने बोला 12 साढ़े 12 तक आ जाइए, आपको लस हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग आए तो अभी यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लगा है और ऐसा पता चला है कि अंदर कोई लीडर्स भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं। मतलब ये कि एक तो जनता को सच बताया नहीं जा रहा, ऊपर से वैक्सीन की ब्लैक राशनिंग शुरू हो गई है और ऐसे में लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। सब लोगों को मिलना चाहिए और प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उन लोग इन्फॉर्म करने का है पब्लिक को, आइदर थ्रू टीवी और न्यूज़पेपर। महाराष्ट्र सरकार आंकड़े छपवा रही है कि वैक्सीन सेंटर्स बंद हो गए हैं। मुंबई में 42 में से 38 सेंटर्स बंद हैं, पुणे में 546 में से 152 सेंटर्स बंद हैं, सतारा में 446 में सभी 446 सेंटर्स बंद हैं, गोंदिया में सभी 80 सेंटर्स बंद हैं, चंद्रपुर में 96 में से 91 सेंटर्स बंद हैं, भंडारा में 130 में से 112 सेंटर्स बंद हैं, धुले में 63 में से 52 सेंटर्स बंद हैं, क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई है। शिवसेना नेता तो अखबारों के कतरन रिट्वीट कर सवाल उठा रहे हैं कि गुजरात को कम आबादी में ज्यादा वैक्सीन, महाराष्ट्र को ज्यादा आबादी में कम वैक्सीन क्यों? लेकिन बीजेपी कहती है कि मैनेजमेंट सही करो, वैक्सीन काफी है। टीका उत्सव लगवाओ, टीका उत्सव में टीका उपलब्ध नहीं और टीका उत्सव मनाओ। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, लाखों लोग, ये तो तब संख्या 1,30,000 जब टेस्टिंग नहीं हो रही, जो आपने कहा टेस्टिंग करो। अगर सही टेस्टिंग हो जाए तो ये संख्या कई गुना ज्यादा होगी। देश के साथ, देश की जनता के साथ खिलवाड़ मत करो। भारत के आवश्यकता के अनुसार कोई वैक्सीनेशन की कमी नहीं हो रही, उसका मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इसमें प्रदेश सरकारों को और मजबूती से पहल लेनी पड़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी आंकड़े बता रही हैं कि देश के टॉप 3 राज्यों में वैक्सीन पाने वाले 2 राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान हैं और उनमें भी महाराष्ट्र में सबसे अधिक वैक्सीन दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन की किल्लत नहीं हो सकती, और किल्लत की रिपोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, कई दूसरे राज्यों से भी आई है। इसमें बिहार के कुछ जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये बिहार के 3 जिलों की तस्वीर है। इन तीनों जिलों की पड़ताल में पता चला कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर से निराश होकर लौट रहे हैं, क्योंकि इन सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म हो गई है। ये नवादा जिले के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी भीड़ की तस्वीरें हैं। लोग वैक्सीन के लिए अर्जियां लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ वैक्सीन ही नहीं है। हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए दोबारा टिप में दवा नहीं, हम लोग पब्लिक से भूला जा रहे हैं। हॉस्पिटल में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लेने वालों की अर्जियों को जमा कर रही हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने की वजह से इंतजार में बैठे हुए हैं। वैक्सीन नहीं है, काफी आदमी आ गए हैं, इसलिए व्यवस्था होगा तो फिर हम देंगे अगले दिन। जिले के नारदीगंज इलाके के चिकित्सा पदाधिकारी भी वैक्सीन का इंतजार ही कर रही हैं। 8/4/2021 को CSC नारदीगंज में कोविड टीकाकरण का काम बंद है, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में जिला से संपर्क करने पर पता लगा कि जिले में भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये बिहार के लखीसराय सदर अस्पताल की तस्वीर है। यहाँ लोग अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लगा है। वैक्सीन है भी या नहीं, कुछ पता नहीं। लोग वेट कर रहे हैं, आधा घंटा से लोग वेट कर रहे हैं कि आप आएंगे, डॉक्टर लोग आएंगे, कंपाउंडर, नर्स, कोई नहीं पता है। आप लोग टीका लेने के लिए आए? टीका लेने के लिए सेकेंड डोज। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भी वैक्सीन की किल्लत की खबरें आई। कोरोना रिटर्न एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं जिले में स्वास्थ्य महकमा की ओर से लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। ग्रामीण इलाकों से महिलाएं आई हैं, इनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ आई हैं? अच्छा, टीका लेने आई हैं, वैक्सीन वाला कोरोना का। तो क्या हुआ, मतलब नहीं मिला? क्या बता रहा है डॉक्टर लोग?
और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ आई हैं? कब से आई हैं? अच्छा, 11 बजे से आई हैं। 3-4 घंटे से इंतजार में है, नहीं मिला अभी? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ये हालात सब डिवीजन नरकटियागंज से लेकर APHC सेंटर तक थे, जबकि बेतिया मुख्यालय का कहना है कि वैक्सीन सीमित मात्रा में आ रही है और खर्च हो जा रही है। वो 500 वायल मिला, जो लगभग 5000 व्यक्तियों को हम लोग टीकाकरण कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों के DIO जो हैं, जो जिला के प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि सीमित मात्रा को देखते हुए सभी लोग अपने PSC पर और मेडिकल कॉलेज में ही अपना कोविड का टीकाकरण करेंगे। हालांकि बेतिया जिले में ये भी पता चला कि वैक्सीन की सप्लाई में कई बार लेट लतीफी हो जा रही है, जो प्रशासनिक लापरवाही के कारण है और इसे पूरी तरह वैक्सीन की किल्लत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन ये भी जाहिर होता है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैक्सीन पर पॉलिटिक्स कैसे चल रही है? केंद्र कहता है कि वैक्सीन पर्याप्त है और जिस राज्य को जितनी चाहिए उतनी दी जा रही है। उधर महाराष्ट्र सरकार कहती है कि वैक्सीन मिल ही नहीं रही है, कम पड़ गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन आंकड़े गिनाते हैं कि महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा वैक्सीन मिल चुकी है। महाराष्ट्र सरकार गुजरात के आंकड़े गिनाती है कि उसे उतनी वैक्सीन क्यों मिली। तो अब देश की जनता के सामने बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच वैक्सीन कम तो नहीं पड़ रही है, या फिर वैक्सीन पर मचे शोर के पीछे सिर्फ सियासत है। महाराष्ट्र भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नोटिस लगा दिया गया है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। लोग परेशान होकर सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और निराश होकर लौट रहे हैं। जाने अनजाने लोगों में यह संदेश भी जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, लेकिन सच कुछ और ही है। ये आंकड़े देखिए, देश के टॉप 3 राज्यों को वैक्सीन की जो खेप मिली है उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर गुजरात है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन भी सबसे ज्यादा हुआ है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार कम वैक्सीन की रट लगाई है। देश में सबसे ज्यादा उचित मात्रा में वैक्सीन महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद भी आज लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा? जो चीजें सामने आई उसमें दिखाई पड़ता है। ठाणा के मेयर आउट ऑफ टर्न वैक्सीन लेते हैं और उसी तरीके से शिवसेना के MLC हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के पहले खुद को वैक्सीन लेते हैं। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से मिसमैनेजमेंट की गई है। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। लेकिन वैक्सीन की कमी पर सियासत सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश में शुरू हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज की खबर सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दूसरे राज्यों से भी आ रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के भी निजी अस्पतालों में वैक्सीन खत्म होने की खबर आई है। लाइफ हॉस्पिटल में तो 4 दिन से वैक्सीन खत्म होने की खबर है, जबकि एमिकेयर हॉस्पिटल में भी वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लगा हुआ है। हमारे यहाँ कल तक वैक्सीन अवेलेबल थे, हमने कल तक लगाई हैं वैक्सीन। जितने भी बेनिफिशियरीज आई हैं हमने सबको वैक्सीन लगाई हैं। सो कल हमारे पास जब फिनिश हुई हैं तो थोड़े से बेनिफिशियरीज को हमने वापस भेजा है, लेकिन फ़ोन्स आ रहे हैं, हम लोग रिसीव कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने अपने बंदे को भेजा हुआ है, वहाँ हमारा प्रेजेंटेशन गया हुआ है वैक्सीन को लेने के लिए। सो वंस वैक्सीन उसको मिल जाते हैं, विल स्टार्ट द प्रोसेस अगैन। और ऐसी ही खबरों को देखकर राहुल गांधी जैसे नेता भी ट्विटर के जरिए टीका उत्सव पर सवाल उठाते नजर आते हैं। क्या सच में वैक्सीन खत्म हो गई? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रोज कहते हैं कि वैक्सीन पर्याप्त है, जितनी चाहिए मिलेगी। तो क्या सचमुच 45+ की आबादी को देने के लिए जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी है भी या नहीं? आंकड़ों से समझिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मार्च तक सरकार के पास 13 करोड़ वैक्सीन डोज थी। इसमें से 9.43 करोड़ वैक्सीन 8 अप्रैल तक दी जा चुकी थी और 3.50 करोड़ वैक्सीन अभी राज्यों को भेजी जा रही है। अब केंद्र कहता है कि देश भर में हर दिन 40 लाख की औसत से वैक्सीनेशन का टारगेट रखा जाए। तो इस टारगेट के लिए कितनी वैक्सीन चाहिए और कितनी उपलब्ध हो सकती है, उसे आंकड़े से समझिए। देश में हर महीने करीब 6.60 करोड़ कोविड वैक्सीन बनाई जा सकती है और अगर रोज 40 लाख की औसत से वैक्सीनेशन हो तो 6.60 करोड़ वैक्सीन 16 दिन में ही खत्म हो जाएगी।
मतलब अगर देश में वैक्सीनेशन की दर 20 लाख रोजाना से ज्यादा है तो वैक्सीनेशन की किल्लत संभव है। और हाल ही के दिनों में देश में वैक्सीनेशन की दर कभी भी 20 लाख से कम नहीं रही। ऐसे में वैक्सीन की कुछ किल्लत संभव हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने प्राथमिकता के हिसाब से वैक्सीन की आपूर्ति का भरोसा दिया है और देश को उस पर भरोसा करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में वैक्सीन पर इतनी बहस और सियासत चल रही है। वैक्सीन तो बचाव का उपाय है ना, लेकिन जब तक सबको लग नहीं जाती तब तक खतरा तो पूरे देश को है। और पब्लिक क्या कर रही है वो तो आ बैल मुझे मार वाले मुहावरे पर चल रही है। ना मास्क का ख्याल है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, तकरीबन हर शहर में दिख रहे हालात हैं। दिल्ली की आज की रिपोर्ट देखिए। कोविड संक्रमण का रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। वैक्सीन की किल्लत हो रही है। सरकार, डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन सबके पसीने छूट रहे हैं। और दिल्ली की पब्लिक को देखिए, बेपरवाह, बेफिक्र और गैर जिम्मेदारी चरम पर है। और सवाल पूछने पर जवाब सुनिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी नहीं रुक रही है। इस वक्त हम आए हैं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खाना खा रहे हैं या जो अलग अलग स्टॉल्स हैं वो ले रहे हैं। जब कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की कि दिल्ली में इतना कोरोना बढ़ रहा है और बावजूद इसके आप लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर खाना खा रहे हैं, क्या कोरोना से डर नहीं लगता? तो लोग अलग अलग बहाने बना रहे हैं कि हम लोग बाहर से आए हैं या भूख लगती है, ये समय है। तो यही कारण है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है। अभी इतना बड़ा सिटी है तो भीड़ तो होगा ना, कोई छोटा गांव तो है नहीं जहाँ भीड़ नहीं होगा। ऐसा है ना, नहीं खाएंगे तो भी मरेंगे और खाएंगे तो भी मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पर भाई भूख लगती है तो नाश्ता खाना है, जरूरी है पेट के लिए। अब इम्यूनिटी चाहिए तो कैसे मिलेगी, वो बात है। इम्यूनिटी के लिए हम खाना खाते हैं, सुबह में नाश्ता खा के काम में लग जाएंगे, शाम को निकल जाएंगे। देश भर में कोविड संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की कमी सबसे बड़ा कारण है। गलियां खचाखच भरी हुई दिखती हैं, दुकानों पर वैसी ही भीड़ भाड़ है। और जब दिल्ली में पढ़े लिखे लोग भी इसका पालन नहीं कर रहे तो सब्जी मंडी का क्या हाल होगा, सोच सकते हैं। और ये तस्वीर दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी की है। यहाँ सब्जी बेचने और खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और ना मास्क का। दिक्कत तो है, बट क्या कर सकते हैं, अपना करना तो पड़ेगा ही ना इस सेफ्टी के लिए। मतलब हमने आज आज़ादपुर मंडी में जाकर देखा, वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं और वही विक्रेता आपको बेचने आते हैं। तो आप लोगों को वैसे डर रहता है कि यार कोई ऐसा लोग होता है तो हमें घर जाके अपना हैंड वॉश अपना सब करना पड़ता है, जाके कि सारी वॉश करनी पड़ती है सब्जियां वगैरह। तो मतलब अब यहाँ तक सब्जी तक नीचे लेने आने तक भी आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं उसका एक बार फिर से वही स्थिति होगी? हाँ जी। वहाँ मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं लोग? मंडी में नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते, क्या हो गया? पता नहीं, वो जंदी में क्या जाने पुलिस डोल दिए तो नहीं पहनते। पुलिस बोल रही है उसके बाद भी नहीं पहन रहे हैं। अगर वहाँ कोई संक्रमित व्यक्ति है, आपको हो जाए, आपको डर नहीं लगता? अब हम तो पैर के जाते हैं सवेरे, वो बहुत ही ना बैठते, डर लगता है। हमें तो खुद डर लगता है। और आप ये मत सोचिए कि इनकी गलती का खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ सकता है। कोविड का संक्रमण सब्जी के बाजार से आपके किचन तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि यही सब्जी आपके किचन में पहुंचती है। संवाददाता वैभव परमार के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली।